जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। कल बहुत दिनों के बाद में हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया एक प्रमुख चैनल को। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं और उनकी कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं बता देता हूं, शायद आपको उनके मुंह से जानने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि जब अग्निवीर के बारे में, तो उन्होंने बोला कि अभी हम यंग ब्लड को ले रहे हैं, जिसमें कि उम्र 18 से लेके 20 साल तक के युवाओं को ले रहे हैं, क्योंकि उनका जोश हाई रहता है। तो मैं अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहूँगा, पहले क्या 40 साल वाले युवाओं को लेते थे? बहुत पहले के टाइम पे 16 साल में भर्ती की जाती थी, फिर 17.5 से लेके 21 साल जीडी, और उसके बाद में 17.5 से लेके 23 साल टेक्निकल, सोल्जर, नर्सिंग स्टैंड, आर्मी क्लर्क, एसकेटी की भर्ती की जाती थी। तो अभी आपने ट्रेडमैन और क्लर्क और टेक्निकल की भर्तियों का जो एज का क्राइटेरिया है वो 23 से हटा के 21 कर दिया है। और जबकि इनकी जो क्लर्क की बात करें चाहे टेक्निकल की बात करें, इनकी भर्ती होती है 12th बेस पे, यानी कि जब वो 17वें साल कंप्लीट करने के बाद में अपनी 12th कंप्लीट करता है, उसके बाद में आप कितने भर्तियों के आपने उनको मौके दिए। 3 साल कोविड आया, कोविड में इनके साल ऐसे ही निकल गए, आपने उम्र में कोई छूट नहीं दी। आप किस जोश की बात करते हैं? रही बात एज के क्राइटेरिया की, आपने एज के क्राइटेरिया आज भी वही है, 17.5 से लेके 21 साल अगर जीडी की बात करें तो। बाकी ट्रेडमैन की जरूर आपने घटा दी है, ठीक है, लेकिन आपने टेक्निकल वालों की, आपने जो सोल्जर क्लर्क एसकेटी की जो एज है वो आपने 21 न करके आपने 23 साल ही करनी थी, नर्सिंग स्टैंड की तरह। उसके बाद में आपका दूसरा पॉइंट था कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रमित कर रहा है, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर में हम जवाब देना नहीं चाहते क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। हालांकि उन्होंने कोई ऐसे सवाल करे नहीं, उन्होंने सुरक्षा को लेकर इतना ही बोला कि अगर 4 साल के बाद में इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सुरक्षा, देश की सुरक्षा में खिलवाड़ है नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। तीसरा पॉइंट है, मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको बताता हूँ कि मैं अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहूँगा कि जिस आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, 4 साल के बाद में आप बोल रहे हैं कि इनके लिए हम सोचेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ जो परमानेंट सोल्जर हैं उनका एक्स सर्विसमैन कोटा ये सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो 10% का है, 2.5% भी नहीं भरा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में पूरे खाली पड़े हैं, नियम शर्तें इतनी लगा दी गई है कि क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हैं। रिटर्न का लेवल इस कदर कर दिया है कि जो सामान्य वर्ग है वो उसको पार नहीं पा रहा है, और आप एक्स सर्विसमैन को कोई छूट दे नहीं रहे हैं, तो भर्तियां भरेंगे कहाँ से? आप लोगों ने सिर्फ इसको एक एक्स सर्विसमैन कोटे को भी एक जुमला बना के रख दिया गया है। हमारे जंतर मंतर पे सैनिक इतने लंबे टाइम से ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करने के लिए बोल रहे हैं, उनके ऊपर में आपने आज तक एक शब्द नहीं बोला है। खैर चलिए, उसके बाद में रहा कि अगर आपके व्यक्तित्व के बारे में बोलूं, आपने बोला कि मैं इससे पहले गृह मंत्री था तो मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी देखा, अभी मैं रक्षा मंत्री हूं, मैं आर्मी फोर्सेस को भी देखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने सुधार के नाम पे क्या किया? और अगर व्यक्तिगत मैं आपकी छवि की बात करूं तो आप मुझे एक बहुत अच्छे और एक सीधे इंसान लगते हैं, लेकिन सर आप एक मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, आपका रुतबा क्या है रक्षा मंत्री को लेके, या आपका रुतबा क्या था गृह मंत्री को लेके? आपने इन जवानों के दुख दर्द तकलीफों को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए, आप कृपया यह बताएं। उसके बाद आप बोलते हैं टेक्नोलॉजी का, कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कौन मना करता है सर? टेक्नोलॉजी को भी तो इंसान ही चलाता है, इंसान से बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। आपने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक करवाया, आपने देखा होगा कि हमारे एसएफ के जवान जाके उन्होंने इस जो ये मिशन है उसको अंजाम दिया था। इसके बारे में आप लोगों ने कई टीवी इंटरव्यू में बताया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्हीं की जगह क्या ये जवान अगर नहीं जाते, सिर्फ आप मशीनों को भेज देते तो काम हो जाता क्या? आप सोल्जर जीडी का वो जज्बा लाएंगे कहाँ से? आप ऐसे हौसले लाएंगे कहाँ से? वो आते हैं ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस के। ट्रेनिंग आपने 6 महीने की कर दी, सर्विस आपने 4 साल की कर दी, कहाँ से उस देशभक्ति का जज्बा लाएंगे आप? मैं अपने सारे जो भी दोस्त लोग हैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो देखिए आप रक्षा मंत्री जी का, और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम अग्निपथ को लेके अपना विरोध लगातार प्रकट करते रहेंगे। आप लोगों को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब जरूर करें पहली बार आए हैं तो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है
जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, जज्बा भी उठाएंगे। कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने विपक्ष के सवालों को लेकर कभी भी अपने को अनकंफर्टेबल फील नहीं किया है, और जितना कंट्री के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनको बताया जा सकता है वह मैं बताता भी हूं। लेकिन डिफेंस में बहुत सारी ऐसी चीज होती हैं जिनका कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है, हम पब्लिकली उसे नहीं बतला सकते, तो उसे बताने से हम बचने की कोशिश करते हैं। सवाल अग्निवीर स्कीम पर भी उठते हैं। अग्निवीर स्कीम पर कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि शॉर्ट चेंज किया जा रहा है नए युवाओं को जो भर्ती होते हैं, क्योंकि उन्हें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स है, शायद टेम्पररी तौर पर हम सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं। ये तमाम डिबेट बहुत सी मिसगिविंग्स के साथ शुरू हुई, लेकिन आज भी ये सवाल उठता रहता है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस सवाल का अपने में कोई औचित्य नहीं है। इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे कि सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए। सामान्यतः एज 30, 35, 40, 45, 50 ये हमारे सेना के जवानों की रही है। लेकिन जब हमारे 18 साल और 20 साल के जवान जाएंगे वहां पर अग्निवीर के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि जोखिम उठाने का, रिस्क उठाने का जो एक जज्बा होता है जवानों के अंदर कहीं कुछ अधिक होता है, वो जज्बा भी उठाएंगे। वैसे हमारे जिनकी एज भी अधिक हो गई है, हमारे जवान पूरे जज्बे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे नौजवान टेक सेवी भी होने चाहिए, टेक्नोलॉजी के संबंध में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे नौजवानों की भर्ती हम अग्निवीर के माध्यम से कर रहे हैं, और उनके फ्यूचर के साथ भी हम किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। उसके लिए जो कुछ भी सिस्टम में चेंज लाया जा सकता है अथवा फर्दर उनके फ्यूचर को देखते हुए सर्विसेज में जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रोविजन है, यह सब हम लोगों ने इंश्योर किया है। और कहीं पर यदि कोई ड्रॉबैक इसमें हमको दिखाई देगा तो उसमें सुधार करने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप ओपन है चेंजेस लाने में भी जिस तरह की जरूरत होगी, यदि आवश्यक हुआ तो। बहुत मुझे लगता है कि बड़ी हेडलाइन है ये कि आवश्यकता पड़ने पर सुधार और चेंजेस होते रहेंगे, और जवानों की बेटरमेंट का पूरी गारंटी सरकार लेगी। मैं पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी, आत्मनिर्भरता और टेक सैवी जो आपने कहा, आत्मनिर्भरता करते हुए क्या हम टेक्नोलॉजी में आगे पूरी तरह से बढ़ पा रहे हैं? हमारे देश में कई ऐसे डिफेंस की चीजें हैं जो हम खुद नहीं बना सकते, हम बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होते हैं। आपके हिसाब से आपके टेन्योर में ऐसा सबसे बड़ा गेम चेंजिंग स्टेप आत्मनिर्भरता की तरफ भारत ने कौन सा लिया? भारत डिफेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। अब जैसे मैं आपको जानकारी दूं कि लगभग कई ऐसे आइटम्स हैं, नंबर यदि देखा जाए उनका तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बतला पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 5,000 ऐसे आइटम्स होंगे, जिसमें कि लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स भी शामिल हैं, जिन्हें कि बोलचाल की भाषा में LRU कहते हैं। इनको मिलाकर देखा जाए तो लगभग 500 ऐसे आइटम्स को हम की एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हमने जारी की है। पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का मतलब यह होता है किसी भी सूरत में यह आइटम्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह सारे आइटम्स बनेंगे तो भारत की धरती पर बनेंगे और भारतीयों के हाथों से बनेंगे, यह हम लोगों ने फैसला किया है। और यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यह काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं यह भी जानकारी आपको देना चाहता हूं, अब तो इंजन बनाने की दिशा में भी हमारे कदम तेजी से आगे बढ़े हैं। फाइटर प्लेन के इंजन, फाइटर प्लेन। अब जनरल इलेक्ट्रिक का नाम आपने सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक 414
ये अमेरिका का, यूएस का है इंजन। अब उसने अपनी 80% मैन्युफैक्चरिंग आईपीआर भारत को ट्रांसफर करने पर राजी हो गया है, और यह समझौता हमारा हो गया है, अंडर प्रोसेस नहीं है, यह समझौता हमारा हो गया है। और इंजन भारत में बनेंगे और अधिकतर भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। बहुत बड़ी बात। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, डीआरडीओ को मैंने यह भी कहा है कि डीआरडीओ इन सब सारी पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करे। सैफ्रॉन, वो भी इंजन बनाता है, यूके, इन सब सारी कंट्रीज में भी जो इंजन्स बन रहे हैं, कौन से ऐसे इंजन्स हैं जो कि वो भारत में बनाए जा सकते हैं, कौन कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो यह सब सारी हमारी बातें चल रही हैं और सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।